हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीआरएमडी एजुकेशनल सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका 11th क्लास फिजिक्स का जो आपका थर्ड चैप्टर है सरल रेखा में गति। तो उसमें आपकी गति की 3 समीकरणें हैं। प्रथम समीकरण है आपकी v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरी हमारी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी हमारी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो उसका आज हम निगमन देखने वाले हैं, तीनों समीकरणों का निगमन देखेंगे। इसके 2 मेथड है निगमन देखने के, पहला तो है ग्राफी विधि और दूसरा है हमारा कलन विधि। तो आज के इस वीडियो में हम कलन विधि द्वारा तीनों जो आपकी गति की समीकरणें हैं उनका हम निगमन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। तो पहले हम क्या करेंगे, पहली गति की समीकरण को निगमित करने के लिए क्या मानेंगे ये देखते हैं। तो पहली गति की समीकरण क्या है अभी आप जान जाएंगे लास्ट में जब निकल के आएगी, ठीक है। तो आपको मानना क्या है, मानना है कि माना कोई वस्तु डेल्टा टी समय या कहें dt समय में, मान लीजिए dt अल्प समय में, क्योंकि अच्छा dt इसलिए लगाया जाता है अल्प के लिए, यानी बहुत कम समय। dt अल्प समय में dv परिवर्तन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे dv परिवर्तन होता है dt समय में, ये माना है। तो आपको पता होगा त्वरण की परिभाषा, त्वरण को हम लिखते हैं a से, और त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण। यानी a बराबर हमारा हो जाएगा dv बाई dt, ठीक है। a बराबर हमारा हो जाएगा dv बाई dt, यानी त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कितना वेग परिवर्तित हो रहा है कितने समय में, उसको कहते हैं त्वरण। अब यहां पे क्या करेंगे, a और ये हमारा dt इधर आएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा a dt बराबर dv का 1 से होगा तो हमारा हो जाएगा dv, ठीक। अब इसके बाद करेंगे हम इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने अल्प समय में अल्प परिवर्तन को देखा, हमको कुल परिवर्तन निकालना है। तो कुल परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, यानी कहां तक परिवर्तन हुआ, किस समय तक परिवर्तन हुआ, उसको हम रखेंगे लिमिट में और इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के पहले आप थोड़ा इंटीग्रेशन का एक फैक्ट जान ले, जिससे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो समझने में। और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को वैसे भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि हम मैथमेटिकल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे आप सबसे पहले जान लीजिए, मान लीजिए x की पावर n dx ये दिया गया है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, समाकलन, ठीक है। तो समाकलन करने के लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो पावर है इसमें आपको 1 जोड़ना है, और जो आए कुल उसको भी उसी से डिवाइड, यानी उसी से डिवाइड कर देना जो पावर में आए। जोड़ने के बाद मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए x की पावर 5 है dx, इसको सॉल्व करना तो वही करेंगे जो इसमें किया, x की पावर 5 प्लस 1 अपान 5 प्लस 1, यानी x की पावर 6 अपान 6 ये आएगा। मान लीजिए अगर पावर और नहीं दी है, कुछ नहीं दिया है, केवल ऐसे दिया है dx, ऐसे दिया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे आपको लिख देना है x। ऐसा हुआ क्यों ये भी जान लीजिए। अब यहाँ पे हम इसको 1 मान सकते हैं, 1 dx, और 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि किसी भी पद की घात जब 0 होती है उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर 0 dx, फिर वही फार्मूला लगाएंगे तो x की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, यानी x की पावर 1 अपान x, यानी x ही आएगा कि नहीं आएगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर सीधे dx या सीधे ds या सीधे dv या सीधे dt लिखा है तो अगर dx लिखा है तो x, ds लिखा है तो s, dv लिखा है तो v, और या du लिखा है तो u, जो भी होगा वही आ जाएगा अगर कोई पावर में उसके साथ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, a dt बराबर dv है हमारा, तो यहाँ पे सबसे पहले समाकलन कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। समाकलन तो हमारा आएगा इंटीग्रेशन। अब कहां से आपकी लिमिट चालू होगी, 0 से t, क्योंकि जब आपका प्रारंभिक वेग था, जब वो उसकी मतलब गति नहीं हो रही थी, तब समय क्या था 0, फिर माना t समय में इतना परिवर्तन हुआ, कुल परिवर्तन। ये तो हमने उसका सूक्ष्म भाग लिया है, छोटा भाग लिया है dt। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से t dt बराबर हो जाएगा हमारा वेग देखिए प्रारंभिक वेग हमारा था u, और फिर अंतिम वेग हमारा हो जाएगा v। तो हमारा वेग कहाँ परिवर्तित हुआ, u से v तक, तो dv हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम dt का वही आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, dx अकेला था तो x, तो dt है तो यहाँ पे हो जाएगा t, और 0 से t, और ये हमारा हो जाएगा v, और ये हमारा u से v।
आ गया समझ में। फिर क्या करेंगे हम, टी यहाँ पे रख दीजिए। अब लिमिट रखने का तरीका क्या, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट टी के प्लेस पे, फिर नीचे वाली। तो टी के प्लेस पे टी ही रखेंगे तो वही आएगा टी, फिर माइनस लगाएंगे, टी के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो जीरो, फिर यहाँ भी वही कीजिए, वी रखेंगे तो वी और माइनस यू रखेंगे तो यू। ठीक है, तो ये हमारा टी से निकल जाए और ये हमारा ए, देखिए यहाँ पे सॉरी ये ए छूट गया हमारा। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा, ए छूट गया हमारा, तो ए और ये हो जाएगा हमारा, टी से जीरो जाएगा, बचेगा टी बराबर ये वी माइनस यू। ठीक है, तो ए टी ये आ गया हमारा, ये वी माइनस यू। अब हम क्या करेंगे, ए टी बराबर वी माइनस यू। अब यू को आप इधर भेज दीजिए तो आएगा हमारा, क्या था, ए टी बराबर वी माइनस यू, तो यू इधर आएगा तो वी बराबर यू प्लस ए टी। ये आ गई हमारी गति की प्रथम समीकरण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गति की द्वितीय समीकरण क्या होती है। तो इसको सबसे पहले रफ कर देते हैं, फिर समझाते हैं आपको। ठीक है, तो इसको आप समझ, फिर से हम रिकॉल कर देते हैं कि ए बराबर, माना कोई वस्तु डी टी अल्प समय में डीवी परिवर्तन होता है, तो वेग परिवर्तन बटे समय किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर। तो ए बराबर डीवी अपान डी टी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, फिर समाकलन किया, लिमिट रखा जीरो से टी, क्योंकि परिवर्तन समय में क्या हुआ, जीरो पहले था, फिर टी समय में इतना परिवर्तन पूरा हुआ था डीवी। ठीक है, तो जीरो से टी ए डी टी, और ये यू से वी, और ए हमारा आगे आ गया। और इसका जब हम डी टी का करेंगे, क्योंकि डी टी के साथ कोई टी नहीं था या टी की पावर नहीं थी, तो हम सीधे वही टी और माइनस जीरो यहाँ से आया, तो t माइनस जीरो, और लिमिट रखने के बाद t माइनस जीरो होगा बराबर v माइनस यू, फिर t से जीरो गया तो आपका t बचेगा, तो 8t और बराबर v माइनस यू। यू को हमने इधर भेज दिया तो v बराबर होगा u प्लस 8t। अब हम देखेंगे गति की द्वितीय समीकरण को। ठीक है, तो गति की द्वितीय समीकरण कौन सी है, तो वही ये देखने वाले हैं। चलिए, तो गति की द्वितीय समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि द्वितीय समीकरण में अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है, फिर अंतिम वेग v हो गया, तो उसमें वो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, वही यहाँ पे आपको देखना है। तो क्या मानेंगे कि माना कोई वस्तु dt समय में ds विस्थापन तय करेगी या करती है, जो भी आप मानना चाहें। तो यहाँ पे आपको वेग बराबर पता होना चाहिए। वेग अगर निकालना है किसी भी वस्तु का कि इसका वेग क्या है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो ये हो जाएगा हमारा v बराबर ds अपान dt। ठीक है, v बराबर हमारा हो जाएगा ds अपान dt। अब वही फार्मूला यहाँ, अब एक बात यहाँ पे आपको लगाना है, आप प्रथम समीकरण जो निकाल चुके हैं गति की, वो यहाँ पे यूज होगी। तो लिखेंगे गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से, तो क्या थी, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। तो ये हम u प्लस एटी यहाँ पे रख देंगे, तो हो जाएगा u प्लस एटी बराबर ds अपान dt। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा u प्लस एटी, और ये हमारा हो जाएगा dt बराबर हो जाएगा ds। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो u dt और प्लस एटी dt बराबर ds। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये तो सूक्ष्म दूरी और सूक्ष्म परिवर्तन के लिए किया था ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको कुल परिवर्तन जो हुआ है वो पता चल जाएगा, और कुल दूरी कितनी है। तो समाकलन करेंगे यहाँ पे, समझिएगा, लिमिट के साथ समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो हो जाएगी हमारी लिमिट। अब लिमिट आप कैसे रखेंगे समझिएगा, पहले हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, ऐसा करते ए को आगे कर लेते, टी डी टी, तो हमारा हो जाएगा ds। लिमिट आप रखेंगे dt को देखकर, इसमें भी u को हम आगे कर लेते हैं, क्योंकि u और dt और यहाँ पर dt और यहाँ पे ds को देखकर। तो क्या करेंगे, dt समय पहले क्या था, जीरो था, तो जीरो, फिर समय कितना हो गया t, तो t, यहाँ पे हमारा समय क्या था, वही है dt है, जीरो से t, यहाँ जीरो से s, क्योंकि पहले दूरी जीरो थी, फिर जब परिवर्तन हुआ वेग में तो भाई दूरी कुछ ना कुछ तो तय करेगा, तो हमने माना s क्योंकि ds था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा u, हमने कहा था जब सिंगल हो या t की पावर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे dt है, तो हम सीधे वही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, t, और ये हो जाएगा हमारा जीरो से t, फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस a, और ये हमारा हो जाएगा t स्क्वायर, ऐसा करते हैं, रुकिए, a, और ये हमारा हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 क्यों होगा, ये समझिएगा। अभी हमने आपको बताया था कि मान लीजिए हम t लेते हैं, t की पावर 1,
क्योंकि भाई टी जब किसी पद की घात नहीं दी जाती तो उसकी घात 1 मानते हैं। अब वही फार्मूला लगाएंगे 1 + 1 बटे 1 + 1, तो टी की पावर 2 और बटे 2। ठीक है, तो वही आया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा t² बटे 2 और ये हमारा हो जाएगा 0 से t। ठीक है, तो a t²/2 0 से t। अब इधर हम क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा ds का हो जाएगा s और लिमिट हमारी 0 से s। अब हम लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या करेंगे, लिमिट पुट कर दीजिए। तो u और ये पहले t रखेंगे तो t - 0 और ये प्लस a और ये हम t रखेंगे तो वही आएगा t² बटे 2 और हम 0 रखेंगे तो वही 0 आ जाएगा बराबर s - 0। फिर यहाँ पे आप t से 0 जाएगा, t बचेगा, t का u से मल्टीप्लाई तो ut और प्लस ये हो जाएगा हमारा 1 बटे 2 t², क्योंकि t²/2 से 0 आप प्लस करेंगे वही आएगा बराबर s। तो ये हमारी द्वितीय समीकरण आ गई, s बराबर ut प्लस हाफ at²। ठीक है, ये हमारी द्वितीय समीकरण आ गई। अब हम क्या करते हैं, तीसरी समीकरण की तरफ बढ़ते हैं, गत की तृतीय समीकरण। इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, पहले रफ कर देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार के कंटेंट मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो तृतीय समीकरण हमारी क्या है, पहले तृतीय समीकरण क्यों बताया, वो तो लास्ट में आ ही जाएगी। मानना क्या है आपको, जो पहले मानना था ना प्रथम समीकरण, उसमें चाहे तो मान ले वरना आप सीधे भी लिख सकते हैं। आपको क्या पता है, त्वरण की परिभाषा से a बराबर हमारा क्या था, dv/dt, ये तो सबको पता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ds/ds गुणा कर देना है ds से और ds से ही क्या कर देना, भाग। देखो अगर कोई संख्या है, मान लो हम 5 लेते हैं, 5 को पहले 5 से गुणा कराओ, फिर 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 25 और फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो 5, फिर वही मान लीजिए 5 है, इसको हम पहले 5 से गुणा करते फिर 5 से डिवाइड करते तो क्या आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 × 1 बराबर 5 ही तो आएगा, कोई इस पे परिवर्तन उसमें नहीं देखने को मिलेगा। वही यहाँ पे है, तो ds ऐसा कर क्यों रहे आपको आगे पता चलेगा। तो a बराबर, यहाँ पे हम थोड़ा और लॉजिक एक लगाएंगे, dv/ये ds यहाँ कर देते, dt यहाँ कर देते, तो ds पूरे हमारा हो जाएगा ds/dt। ठीक है, अब हमको वेग की परिभाषा से पता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो ये हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये आएगा हमारा a, ये हमारा आएगा v dv/ds। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर कर दीजिए, a ds बराबर v dv। यहां तक आ गया समझ में। अब सीधे वही पुराना वाला अपना समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे, फिर लिमिट आप बताइएगा क्या होगी। तो ये हो जाएगा हमारा a ds और बराबर ये हो जाएगा v dv। अब क्या करेंगे, ds है तो लिमिट आपको पता है कि कहां से लेंगे, 0 से s। v है तो प्रारंभिक वेग, पहले dv है ना, तो प्रारंभिक वेग u और फिर हमारा अंतिम वेग v। अब समझिएगा, फिर a को आगे कर लेंगे, हमारा हो जाएगा 0 से s और हमारा हो जाएगा ds और बराबर ये हो जाएगा हमारा v और u से v और ये हमारा हो जाएगा dv। अब देखिए यहाँ पे ds के साथ कोई नहीं है, यानी s² या s नहीं है, तो हम सीधे s ही तो लिख देंगे, वही जो अभी हमने बताया था उसकी परिभाषा से, इंटीग्रेशन वाली। तो ये हमारा हो जाएगा s और ये हमारा 0 से s बराबर, अब यहाँ पे v है तो v की पावर 1 है, तो पहले v की पावर 1 में हम 1 जोड़ेंगे अपान 1 + 1, तो हो जाएगा v की पावर 2/2, यानी हो जाएगा हमारा v² बटे 2 और ये हमारी लिमिट u से v। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट रख दीजिए, तो पहले s - 0, अब इसमें 1/2 हम आगे कर लेते हैं, फिर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा, पहले हम v रखेंगे तो हो जाएगा v² फिर -u²। अब 0 जाएगा s से, कोई भी संख्या से 0 को हम जब लेस करते हैं वही आती है, तो ये हो जाएगा as बराबर 1/2 हमारा v² और -u²। ठीक है, अब ये 2 हम इधर भेज देंगे, तो 2as बराबर v² -u²। अब u² को भेज दीजिए, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, कोई भी अगर पद है आपका तो अगर प्लस का है तो दूसरी साइड जाता है बराबर के, तो माइनस का, अगर माइनस का है तो दूसरी साइड प्लस का, तो u² को भेज दीजिए, तो 2as बराबर 2as और प्लस ये हमारा हो जाएगा u² बराबर v²। इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, तो v² बराबर u² और प्लस 2as, ये आ गई हमारी गत की तृतीय समीकरण। ठीक है, तो ये गत की तृतीय समीकरण आ गई। आपने देखा क्या कि पहली समीकरण अगर आपको आती होगी तभी आपकी द्वितीय निकलेगी। ठीक है, और उसी में आपका इसमें भी यूज हुआ है तृतीय समीकरण में। तो ये तीनों समीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से इन समीकरणों का आना लगभग
संभवतः आ ही जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।